गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके सेकंड चैप्टर को पढ़ के खत्म कर लिया था। आज जो है वो हमने आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर लिया है, मतलब करेंगे आज इसको स्टार्ट हम। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं फटाफट से पोल रिजल्ट पिछली क्लास का। तो पिछली क्लास में आपसे 2 सवाल पूछे गए थे, उन दोनों सवालों के जवाब जिन बच्चों ने बिल्कुल सही दिए थे उनके नाम है अयान एंड अल्फिया, अमन, अश्विनी, आरती, पूजा, प्रियंका, आयशा, गजाला, सतीश, सुरुचि, महिमा, निकिता, साहिल, वंदना और हरीश। ठीक है, तो इन बच्चों ने पिछली क्लास में दोनों क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल करेक्ट दिए थे। हाँ, कुछ बच्चों ने आंसर दिए हैं, लेकिन किसी का एक सही हो गया, एक गलत हो गया, तो सही गलत चलता रहता है। हाँ बोलिए। मेरा भी है मैम, आपने देखा नहीं है? ओहो, एक मिनट। नेहा, ये रहा मैम नीचे। अच्छा हाँ, एक तो पता नहीं इतने सारे नाम होते हैं ना, उनमें बीच बीच में 100 50 100 ढूंढते ढूंढते मिलता ही नहीं। हाँ यहाँ पर है बिल्कुल। तो नेहा के भी जो पिछली क्लास में सारे आंसर बिल्कुल करेक्ट थे। ठीक है, चलो। तो बस और किसी का तो नहीं रह गया, देख लो एक बार। नहीं, बाकी तो मुझे लगा सभी का हो चुका है। ठीक है, और बाकी बहुत से बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो पोल में आंसर कर ही नहीं रहे हैं। तो भाई पोल में आंसर किया करो, पोल में आंसर करना जरूरी है, तभी आपका रिजल्ट अच्छा बनेगा। ठीक है, तो चलिए अभी बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने थर्ड चैप्टर को। और आज की क्लास से पोल के रिजल्ट में अच्छे मार्क्स लाने की ठान लो और बिल्कुल अच्छे से आज पढ़ना शुरू करो। अपने थर्ड चैप्टर का शुरुआत है आज, और पूरे थर्ड चैप्टर में रोज क्लास लगानी है, रोज सीखना है। ठीक है, तो इसका नाम पढ़ लेते हैं। थर्ड चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं पहले कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले आपको एक सवाल दिया गया है, ये 5x जमा 8 ये क्या है? इसको आप क्या कहोगे? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बताइए क्या कहते हैं इसे? क्या है ये? इसका नाम क्या है? समीकरण नहीं, थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। समीकरण नहीं है, कुछ कुछ ऐसा ही नाम है पर समीकरण नहीं है। देखो, तीन चीजें होती थी, तीन चीजें होती थी। एक होता था बीजीय व्यंजक, एक होता था बहुपद, एक होता था समीकरण। इन तीनों में से क्या है ये? बीजीय व्यंजक में। ओके, बीजीय व्यंजक भी है और साथ में एक और चीज भी है। समीकरण में। नहीं, समीकरण नहीं है, बहुपद में। बहुपद, बिल्कुल। ये इसको हम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, इसको हम बहुपद का नाम देंगे क्योंकि इसके पास चर भी है, अचर भी है, और इसका जो चर है उसकी जो घात है वो एक है। देखो, इसकी घात में कुछ लिखा तो नहीं है, पर हमें पता है इसकी घात में एक होता ही होता है। तो इसकी घात में एक है, मतलब इसकी घात जो है वो पूर्ण संख्या वाली है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको नाम देंगे बहुपद का। ये बीजीय व्यंजक भी है, और ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी चर की घात पूर्ण संख्या होती है उसको बहुपद भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम बहुपद कहेंगे। अच्छा, अब अगर मान लो इस बहुपद में क्या किया जाए, बराबर का निशान लगा दिया जाए, तो ये क्या बन जाएगा? समीकरण। बिल्कुल, तो अब इसको हम समीकरण कह सकते हैं। तो अभी बताइए किस किस को समझ आ गया कि समीकरण क्या होता है और बहुपद क्या होता है? आ गया मैं। ठीक है, देखने में आपको अंतर भी समझ आ चुका होगा। दोबारा रिपीट करना बहुपद के पास, हाँ बिल्कुल रिपीट करते हैं। बहुपद के पास चर होगा, अचर होगा, संक्रिया होगी। संक्रिया मतलब प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी। ठीक है, बहुपद के पास ये सारी चीजें होंगी, लेकिन समीकरण के पास ये सब तो होगा ही होगा। साथ में होगा बराबर का निशान। कैसा निशान? बराबर का निशान। और साथ में उस बराबर के निशान के बगल में भी कुछ लिखा होगा। मतलब समीकरण के पास तीन चीजें होती है। पहली होती है लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा होता है बराबर का निशान, तीसरा होता है राइट हैंड साइड। तो ये तीन चीजें हमारे समीकरण के पास होती हैं। बहुपद के पास बस चर अचर संक्रिया होती है, बराबर वगैरह कुछ नहीं होता। बताओ, अभी क्लियर है समीकरण और बहुपद में अंतर?
यस मैम। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। यस मैम। तो ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड, और बीच में है इसके बराबर का निशान, और इसको हम कहते हैं समीकरण। अब इस समीकरण को इन्होंने कुछ भागों में बांटा है, तो इसका जो नाम है, सबसे पहले अगर बात करें तो हम पढ़ेंगे रैखिक समीकरण के बारे में। देखो, एक समीकरण था, समीकरण के आगे को कुछ पार्ट्स हुए। ठीक है, समीकरण के क्या हुए, आगे को कुछ पार्ट्स हुए। ठीक है, उनके मतलब आगे को प्रकार निकले। तो पहला प्रकार निकला रैखिक समीकरण, जो कि हमारे इस चैप्टर का नाम भी है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो हमें ये सीखना जरूरी है कि रैखिक समीकरण क्या होता है। तो बिल्कुल सिंपल होता है रैखिक समीकरण, ऐसा समीकरण जिसमें जो चर हो। अब बच्चे बोलेंगे चर क्या है, तो जिन्होंने क्लासेस लगाई थी पहले उनको तो पता है चर क्या होता है, लेकिन जिन्होंने नहीं लगाई थी अब अच्छे से सुन लीजिए। चर मतलब इंग्लिश के जितने भी अल्फाबेट्स हैं, ए बी सी डी से लेकर के एक्स वाई जेड तक जितनी भी चीजें हैं, इनको हम चर कहते हैं। ठीक है, चर क्या है, तो ये जो इंग्लिश की चीजें आई हमारे गणित में, जो ये इंग्लिश के छोटे छोटे अल्फाबेट्स आए, इनको हम चर कहते हैं। तो इनकी घात अगर एक है तो हम उसे रैखिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको रैखिक समीकरण की परिभाषा बता दी, आप मुझे इसके उदाहरण बताएंगे चैट बॉक्स में। ऐसा रैखिक समीकरण, देखो समीकरण भी होना चाहिए वो, और वो जो है वो एक ही चर वाला होना चाहिए। तो लिखो, एग्जाम्पल लिखो रैखिक समीकरण के। नहीं, बहुपद लिख रहे हो आप, तो बहुपद लिख रहे हो। देखो ना, समीकरण के पास मैंने क्या कहा, तीन चीजें होती हैं। यस, अब ठीक है, अश्विनी का ठीक है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, अब ठीक आ रहे हैं आंसर सभी के। तो बस इसे हम कहते हैं रैखिक समीकरण, जिसमें क्या हो, जैसे आपने लिखा, अगर मैं लिखूं तो दो, तीन क्या बेटा, तीन तो नहीं, मान लो मैंने भी लिख दिया 2x जमा 9 बराबर में 5। तो ये भी क्या है, ये भी एक रैखिक समीकरण है। कैसा समीकरण है, रैखिक। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर मैं ऐसे लिखूं x माइनस 10 बराबर है 20, तो क्या ये भी रैखिक समीकरण है, हाँ या ना? यस मैम। अगर मैं लिखूं 50x बराबर है 25, क्या ये रैखिक समीकरण है? नहीं है, क्यों, क्या हो गया इसमें ऐसा जो आप इसको मना कर रहे हो? मैम ये बहुपद भी नहीं है। अरे बहुपद तो से कोई नहीं है, हम तो समीकरण की बात कर रहे हैं ना। मैम ये समीकरण भी नहीं है, क्यों, ऐसा क्योंकि क्यों लग इसमें रहा है? प्लस माइनस नहीं क्योंकि मैम इसके पास तो दो ही चीजें हैं। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप बस है चर मैम ये। देखो, चर की घात देखो, आप सिर्फ चर देखो और चर की घात देखो, है मैम और कुछ ये। मत। बिल्कुल, तो ये है, ये भी रैखिक समीकरण है, इसमें बी नहीं है। बी से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। अगर आपके पास देखो चर है, अचर है, उनके बीच में संक्रिया है, संक्रिया मतलब इनके बीच में गुणा है, प्लस माइनस गुणा भाग कोई एक चीज होनी ही चाहिए। तो 50 और x के बीच में गुणा है, तो इसलिए हमने लिखा 50x बराबर है 25। तो ये रैखिक समीकरण हो सकता है। ठीक है, इसको हम रैखिक समीकरण कह सकते हैं। चलो अगला बताओ, अगर मैं ऐसे लिखूं x की घात 3 माइनस 4 बराबर में 9, क्या ये रैखिक समीकरण है? नहीं। क्यों, कारण बताओ। मैम इसके घात में 3 है मैम। बिल्कुल, क्योंकि इसमें जो चर था, चर मतलब जो x था, x की घात में 3 था, लेकिन हमें तो भाई घात में 1 चाहिए, इसलिए हम इसको रैखिक समीकरण नहीं कह सकते। इसी को अगर मैं चेंज करके लिखूं, मैं लिखूं x माइनस 4 की घात 3 बराबर में 9, तो क्या अब इसको रैखिक समीकरण कह सकते हैं? यस मैम। पक्का? यस मैम। ठीक है, बिल्कुल ये भी होगा रैखिक समीकरण। क्यों? क्योंकि हमने
सिर्फ x की घात देखनी है ना, और किसी की घात से हमें फर्क नहीं पड़ता। तो हमने देखा x की घात में तो भाई अभी भी 1 है, 3 है घात में, पर किसकी घात में है, वो तो 4 की घात में है। 4 से हमें क्या लेना देना, हमें तो बस चर से लेना देना है। तो हमने देखा चर की घात में अभी भी 1 ही था, तो इसलिए ये रैखिक समीकरण होगा। बस ये वाला जो है इसको रैखिक समीकरण नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें जो चर है उसकी जो घात है वो 3 है। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं होगा। बाकी जितने भी लिखे हैं वो सारे के सारे रैखिक समीकरण हो सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं रैखिक समीकरण के भी आगे इन्होंने 2 भाग कर दिए। पहला भाग एक चर वाला रैखिक समीकरण और दूसरा भाग 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण की। नाम से पता चल रहा है कि वो रैखिक होगा, मतलब उसकी घात में 1 होगा। वो समीकरण होगा मतलब उसके पास होगी लेफ्ट हैंड साइड, उसके पास होगा बराबर का निशान, उसके पास होगी राइट हैंड साइड, और नंबर 3 उसके पास जो चर होगा वो 1 ही होगा। अगर x है तो x ही होगा, अगर y है तो y ही होगा, अगर a है तो a ही होगा। इकलौता चर होगा, एक से ज्यादा चर नहीं हो सकते। चलो अब ये कह रहे हैं, आपको ये पूछ रहा है भाई क्या आप इसका समीकरण बना सकते हो। तो देखते हैं कितने बच्चे बना सकते हैं। समीकरण बनाना है आपने इसका। किसी संख्या में 3 जोड़ने पर 10 प्राप्त हो रहा है, तो इसका समीकरण बना के मुझे बताओ। संख्या में नहीं पता, किसी संख्या में 3 जोड़ा 10 मिल गया, 7 कहां से है बेटा? 10 प्राप्त करना है। नहीं, समीकरण बनाना है। किसी संख्या में 3 जोड़ो और 10 मिलेगा, इसका समीकरण बनाना है। संख्या हमें नहीं पता है। ओके, करेक्ट है। जब हमें कोई संख्या नहीं पता होती तो हम उसको अपनी मर्जी से चर मान लेते हैं। अब आपकी मर्जी है, आपको x मानना है x मानो, y मानना है y मानो, z मानना है z मानो, b मानना है b मानो, कुछ भी मानना है मान लो, है ना। तो हमने यहाँ पे जो संख्या थी जो हमें नहीं पता थी, जिसको इन्होंने लिखा था किसी संख्या, हमने उस संख्या को x मान लिया, क्योंकि हमें पता ही नहीं वो संख्या कौन है। जब पता ही नहीं तो उसको हमेशा x मानते हैं। अब इस x में, इस संख्या में जब हम 3 जोड़ेंगे तो हमें 10 मिलेगा। हाँ बिल्कुल, p भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हो। इतने सारे अल्फाबेट हैं आपकी इंग्लिश में, a से लेकर के z तक, है ना, पूरे 26 है, तो जो मर्जी ले लो। ठीक है, चलो तो हमारे पास समीकरण बन चुका है x जमा 3 बराबर है 10। तो ये हमने इसका जो है वो समीकरण बना दिया। ये कैसा समीकरण है? तो ये है एक चर वाला रैखिक समीकरण। क्यों? तो देखते हैं, क्योंकि इसके पास एक ही चर है, इसके पास x ही है। नंबर 2, इसकी घात में 1 है, मतलब इसकी घात चर में 1 है। नंबर 3, इसके पास बराबर का निशान है, इसके पास लेफ्ट हैंड साइड है, इसके पास राइट हैंड साइड है, तो ये समीकरण भी है। तो इसलिए इसको नाम देंगे हम एक चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, किस किस को यहां तक समझ आ चुका है वो वाई टाइप कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण की। अभी ये चीज तो सेम है, घात भी 1 रहेगी, समीकरण भी होगा, पर बात करें चर की तो अब इसके पास 2 चर होंगे। ठीक है, कोई से भी 2 हो सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका समीकरण बनाना है। ये कह रहे हैं राम के पास कुल सेब और संतरों की संख्या 6 है। राम के पास कुछ सेब हैं, कुछ संतरे हैं, जिनको जब जोड़ेंगे तो 6 के बराबर आएगा। तो बनाओ इसका समीकरण, 2 चर वाला रैखिक समीकरण बनाओ। चैट में लिखो फिर। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल। a प्लस बी बराबर है 6, x प्लस वाई बराबर है 6, बिल्कुल करेक्ट है, कुछ भी ले लो, है ना। सेब को आपने x माना है
संतरे को आपने y माना है तो हम लिख सकते हैं सेब मतलब x, जिसमें जोड़ेंगे y मतलब संतरे और कितना मिलेगा, तो मिलेगा 6। वैसे ही आपने सेब को a माना है, संतरे को b माना है, तो सेब में a में संतरा जोड़ो b जोड़ो तो मिल जाएगा हमें 6। ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे भी लिखो, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो समीकरण हमने बनाए ये कैसे है तो रैखिक, क्योंकि इसकी घात में भी एक, 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 रैखिक समीकरण है। दोनों के पास बराबर का निशान भी है, लेफ्ट हैंड साइड भी है, राइट हैंड साइड भी है, और दोनों के ही पास दो अलग अलग चर है। इस वाले के पास है x और y, इस वाले के पास है a और b, तो ये बन गए दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो ऐसे होते हैं वो दिखने में। यहाँ पे आपको समझाया गया है एक उदाहरण की मदद से। ये सेब है, ये संतरा है, आपने सेब को x माना, संतरे को y माना, तो समीकरण बन गया x प्लस y बराबर है 6। इसमें कितने चर थे, तो इसमें दो चर थे, चरों की घात एक ही है और ये एक समीकरण ही है, तो हम इसको कहेंगे कि ये है दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब ये पूछ रहे हैं क्या आप बता सकते हो कि राम के पास कुल कितने संतरे हैं और कितने सेब हैं, बताओ जरा। सोचो और बताओ। 3 है, पक्का? एक ही है? एक कैसे हुआ भाई, टोटल 6 आने चाहिए ना। कुछ सेब है, कुछ संतरे हैं, जो कि मिलके 6 बन रहे हैं। मैम 3 एप्पल और 3 ऑरेंज। पक्का? अगर मैं बोलूं कि राम के पास सेब है ही नहीं, 0 सेब है, तो उसके पास संतरे कितने बचे? 6 मैम। अगर मैं बोलूं राम के पास 1 सेब है, संतरे कितने होंगे? 5 में 5। मैं बोलूं राम के पास 2 सेब, संतरे कितने होंगे? 4 4। राम के पास 3 सेब, तो संतरे भी 3। राम के पास 4 सेब, तो संतरे भी कितने हुए? 2। और राम के पास अगर 5 सेब, तो संतरा हुआ 1। राम के पास अगर 6 सेब, तो संतरे हुए 0। इतने सारे आंसर इसे आ सकते हैं। ठीक है, इतने सारे आंसर है इसके, सिर्फ 3 और 3 इसका आंसर नहीं होगा, ये सारे भी इसके आंसर है कि जब इसके पास सेब है ही नहीं तो 6 के 6 संतरे होंगे, 1 सेब है तो भी 5 संतरे होंगे। तो इस तरह से जब हमने इसको सोचा, हमने क्या किया, हम सेब का मान अपनी मर्जी से भरते गए, अपनी मर्जी से हम सेब का मान भरते गए, और इसकी वजह से संतरे का मान खुद निकल के आता गया। हमने अपनी मर्जी से सेब की जगह पे 0 1 2 3 4 5 6 लिखा, और ये सब लिखने से हमें संतरे का मान खुद ब खुद अपने आप ही मिलने लग गया। ठीक है, अच्छा किसी का माइक ऑन है, पहले तो माइक ऑफ करो। ठीक है, तो हमें संतरे का मान जो है वो अपने आप मिलने लग गया। तो ये एक तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि हम कुछ मान के चलते हैं। जैसे हम सेब की वैल्यू मान के चले, हमें संतरे की वैल्यू खुद ब खुद मिलती गई। तो असल में इसके 7 आंसर आ रहे हैं। देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 आंसर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर अभी हमें जो जानकारी दी है वो थोड़ी सी अधूरी दी है, अगर हमें ये थोड़ी सी और जानकारी दे, इस सवाल के बारे में थोड़ी सी और हमें जानकारी दे, तो क्या पता हम एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हैं। अभी हमें 7 चीजें लग रही हैं कि इन 7 में से कुछ एक चीज होगी, पर वो किस पे डिपेंड करेगा, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अगर क्वेश्चन में हमें थोड़ी सी और जानकारी मिल जाए कहीं से, तो फिर हम एग्जैक्ट आंसर बता सकते हैं कि इतने सेब हैं और इतने जो है वो संतरे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था वो तरीका जो हमने अभी सीखा कि हम जो है वो सेब का मान खुद से भरते रहेंगे और हमें जो है वो संतरे का मान अपने आप मिलता जाएगा। अब इन्हें हम कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल। मतलब ये जो हमने लिखा था 0 6, मतलब पीछे चलते हैं, चलो इसको देखते हैं। ये जो हमने यहाँ पे लिखा था, ये सभी के सभी क्या है, तो जो हमने समीकरण बनाया था x प्लस वाई बराबर है 6, इस समीकरण के ये सारे के सारे हल है। ठीक है, क्योंकि जब आप
इसको भरोगे, इन दोनों को जोड़ोगे तब भी 6 आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तब भी 6। ऐसे करते करते जब इन सभी को आपस में आगे एक दूसरे के साथ जोड़ते जाओगे तो आपको उत्तर में 6 ही मिलता जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि इस समीकरण का जो है ये सारे के सारे क्या है, इसके हल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर हमें सवाल में थोड़ी सी और जानकारी मिल जाए तो हम इसका एग्जैक्ट हल भी निकाल सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि अगर हमें एक और जानकारी दे दी जाए, तो हमें एक और जानकारी दे रहे हैं ये कि राम के पास जो सेब है वो संतरों से 2 ज्यादा है। ठीक है, अब हमने क्या किया था, हमने जो है वो सेब माना था x को और संतरा माना था y को। सेब ज्यादा है मतलब कि x में से y माइनस होगा, है ना, जो बड़ा होता है उसमें तो उसी में से छोटी चीज को माइनस करते हैं ना। तो अगर मैं सेब में से संतरों की संख्या को घटाऊं तो मेरे पास 2 बचेगा। क्यों? क्योंकि सेब ज्यादा है, संतरे कम है। कितने कम है? तो 2 कम है। ठीक है, संतरे कितने कम है? तो 2 कम है। तो इसलिए इसका समीकरण बन गया कि जब सेब में से संतरे को घटाया जाएगा तो उत्तर में 2 आएगा। एक समीकरण मेरे पास ये है, एक समीकरण मेरे पास पहले से था कि x प्लस वाई बराबर है 6। अब इन दोनों की मदद से क्या हम अपना उत्तर निकाल सकते हैं? सोचो, बस इतना बताओ हाँ या ना। उत्तर नहीं पूछ रही, बस हाँ या ना। यस मैम। एक समीकरण ये, दूसरा ये। ठीक है, चलो तो निकालते हैं। अब ये हमारे पास 2 समीकरण आ गए थे। ठीक है, अब हमने जो है वो इन दोनों की मदद से कुछ करना है और अपना जो है वो आंसर निकालना है। तो x में से y को अगर माइनस कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां से मैं क्या कर सकती हूँ, x की वैल्यू निकाल सकती हूँ। अभी कैसे निकालूंगी, क्या करूंगी, वो आपको अभी सीखने की जरूरत नहीं, अभी बस आप देखो कि आंसर कैसे निकलता है। ठीक है, मैंने x को y के रूप में लिख दिया, मैंने x को लिख दिया 2 जमा y। अब x जो है वो इसके बराबर है, मतलब मैं यहाँ पर x को हटा सकती हूँ। x की जगह पे मैं इसको लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर ही तो है, तो किसी एक को लिख लो। तो मैंने यहाँ से x को हटाया, x की जगह पे मैंने 2 जमा y लिख दिया, क्योंकि x इसके बराबर है। y को मैंने y ही रहने दिया, 6 को मैंने 6 ही रहने दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 ऐसे का ऐसा रहेगा, y में y जोड़ दिया तो 2y बन गया। 6 ऐसे का ऐसा रहा, 2y को अकेला छोड़ा, 2 को उधर भेजा, 6 में से 2 गए 4। 2 यहाँ पे गुणा कर रहा था, वहां जाएगा भाग करेगा 2, तो y आया 2। y किसको माना था, बताओ? संतरे को। संतरे को। संतरे कितने हैं? संतरे कितने हैं? 2 हैं। और सेब कितने हो गए? 4। तो बस हमें हमारा आंसर मिल गया। ऐसे अगर हमें ये सूचना नहीं देते, एक और इंफॉर्मेशन नहीं देते, एक और जानकारी नहीं देते, तो हमारे 7 तरह के आंसर आ रहे थे। पर जैसे हमें इन्होंने एक जानकारी दे दी कि आपका जो सेब है जो आपके वो संतरे से 2 ज्यादा है, तो उस तरह से हमने जब क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमें एग्जैक्ट आंसर मिल गया कि इसका एग्जैक्ट आंसर है 2 और 4, या फिर यूं कहें 4 और 2। तो इसको मैंने निकाला है विस्थापन विधि की मदद से, प्रतिस्थापन विधि इसको कहते हैं, जो कि आप अगली क्लासेस में सीखोगे, अभी नहीं सीखेंगे। अभी बस हमने इसका आंसर निकाल लिया है, इतना काफी है। ठीक है, इसको सीखना भी जरूरी नहीं है, बस अभी ये सीखना जरूरी है कि क्वेश्चन अगर ऐसा हो तो 7 आंसर आ रहे थे, पर एक इंफॉर्मेशन और दे दी तो एग्जैक्ट आंसर मिल गया। बस ये सीखना जरूरी था। ठीक है, तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं। मैम स्क्रीन नहीं है, दिखाई दे रही, शेयर कर दो। बाकी बच्चों को दिख रही है स्क्रीन? यस मैम। ठीक है, तो अभी मैं फिर से एक बार शेयर कर रही हूँ। अगर इसके बाद भी स्क्रीन नहीं दिखेगी ना तो आप क्लास को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करना, क्योंकि इसका मतलब होगा कि आपकी तरफ से थोड़ा सा नेटवर्क इशू है जिस कारण ये सब हो रहा है। ठीक है, अब दिख रही है मैम, दिख रही है मैम। अब दिख रही है, चलिए ठीक है। चलो तो अभी के लिए बढ़ते हैं आगे। अब इन्हें कहते हैं हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्यों कहते हैं इनको युग्म? क्योंकि ये हमेशा साथ साथ रहते हैं। जैसे हमने अपना पीछे वाला सवाल किया, पीछे वाला सवाल एक अकेले समीकरण की मदद से हल नहीं हो रहा था, इसको हल करने के लिए हमें 2 समीकरण बनाने पड़े, तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये एक जोड़ा है, ये एक युग्म है। किसका? 2 चर वाले रैखिक समीकरण का। तो आपको जो क्वेश्चन आएंगे अभी तीसरे चैप्टर में, वो सभी
ऐसे जोड़े में ही आएंगे, ठीक है। और वो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन आपको आ सकता है कि भाई ये दो समीकरण आपको दिए हैं, इन दोनों का ग्राफ बनाओ, या फिर इन दोनों को हल करो, या फिर इन दोनों के जो है वो मूलों की प्रकृति की जांच करो, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन जो आपके ये चीज रहेगी, ये दोनों हमेशा ही साथ साथ रहेंगे। तीसरे चैप्टर का जो क्वेश्चन है उसमें दो समीकरण आपको क्वेश्चन में दिए जाते हैं, तो बस इन्हीं दो क्वेश्चंस को हम कहते हैं, इन्हीं दो समीकरण को हम कहते हैं कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, और यही आपके चैप्टर का नाम भी है, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसके हल की, कि अभी जो हमने ये पढ़े पीछे समीकरण के युग्म पढ़े, इनका अगर हमें हल निकालना हो तो हल कैसे निकलता है। एक तो हमने पढ़ लिया कि सोचो सोचो सोचो, 0 है तो 1, 5 है तो 1, सॉरी 0 है तो 6 होंगे, 1 है तो 5 होंगे, 2 है तो 4 होंगे, सोच के करो, या फिर सोच के नहीं करना तो और तरीके भी होते हैं। तो इनके हल निकालने के दो तरीके होते हैं, पहला होता है ज्यामितीय विधि या फिर ग्राफ, ठीक है, और दूसरा तरीका होता है बीज गणितीय विधि, जिसमें आती है प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। ग्राफ में भी आती है प्रतिच्छेदी रेखा वाला ग्राफ, समांतर रेखा वाला ग्राफ, समपाती रेखा वाला ग्राफ। तो ये मेन चीजें हैं जो आपके सिलेबस में है, जो आपको आनी चाहिए, जो कि हम आगे सीखेंगे। अभी तो पहली क्लास है तो धीरे धीरे सीख रहे हैं, ठीक है। तो दो तरह से आप अपने रैखिक समीकरण युग्म का हल निकाल सकते हो, नंबर 1 ग्राफ बना के, नंबर 2 बीज गणित की कोई विधि अपना के, ठीक है। तो अभी हम सीखेंगे कि कैसे ग्राफ की मदद से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। अपना जो हमारा ये दो समीकरण है रैखिक समीकरण, इनको हम हल करते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक समीकरण लिया है जिसका नाम है x + y = 6, और यहाँ पर इनको ना तो x का मान पता है ना तो y का मान पता है, तो कैसे करें, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें। तो वही चीज अपनाई, हमने एक चर का मान सोचा, एक चर की जगह पे हमने अपनी मर्जी से संख्या भरी, और हमें दूसरे चर का मान अपने आप ही मिलने लग गया। जैसे कि अगर मैं बोलूं x को 7 मानो और मुझे y का मान बताओ, चलो इस क्वेश्चन को करके बताओ फटाफट से। x अगर 7 है तो y कितना होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही है भाई। देखो x 7 है, 7 लिख दिया, y को ऐसे कैसे रहने दिया, बराबर में 6 था, 6 लिख दिया, y को अकेला छोड़ा, 6 के पास 7 गया तो माइनस हो गया। अब y है, 6 में से 7 घटाओ, 6 में से 7 तो घटते नहीं, 7 में से 6 घटेंगे, आएगा 1, पर कैसा 1? तो माइनस का 1, क्योंकि 7 बड़ा, 7 के पास माइनस का निशान तो y के पास भी माइनस का निशान, इसलिए इसका आंसर आएगा कि y बराबर है -1। तो इसमें हमने क्या किया, x को अपनी मर्जी से 7 माना, अपनी मर्जी से 7 मान के y की वैल्यू हमें खुद ब खुद मिल गई। तो ये एक तरीका होता है, पर ये तरीका हर बार काम नहीं आता, तो इसलिए हम फिर बीज गणितीय विधि जो है उसका भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपने यहाँ पे हल बताने हैं। इन्होंने एक चर का मान, एक चर की वैल्यू को माना है, दूसरा चर आपने बताना है। ये कह रहे हैं अगर x 0 है तो बताओ y कितना होगा। इस समीकरण के हिसाब से x 0 है तो y कितना होगा? वही सेव संतरे वाले समीकरण है ये। बाकी बच्चे बताओ, सिर्फ अभिषेक बता रहा है। x अगर 2 है तो y कितना होगा? x अगर 2 है तो y कितना होगा? 3 नहीं 4। देखो ना, x अगर 2 है तो y कितना होगा? तो y को अकेला छोड़ो, 6 यहाँ पर है, 2 को उधर भेजो, 2 यहाँ पे जमा का था, वहां जाएगा तो माइनस करेगा, तो आ जाएगा 4, ठीक है। चलो, तो y आ गया हमारे पास 4। अच्छा, y अगर 0 हो जाए तो x कितना होगा? 6 मैम। 6। y अगर 1 है तो x कितना होगा? 5 मैम। 5 मैम। और x अगर 3 है तो y कितना होगा? 3 मैम। 3, बिल्कुल। 3। चलो, अब हमने x y का मान निकाल लिया। अब जब भी समीकरण का हल लिखना होता है, हल लिखने का एक तरीका होता है, तरीका ये होता है जो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको आपने गलत कर दिया तो क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। मान लो आपने आंसर सही निकाला लेकिन लिखा उसको गलत, तो फिर आपका आंसर गलत ही माना जाएगा।
हमेशा ऐसे लिखा जाता है सवाल को x कॉमा y करके। कैसे करके? x कॉमा y करके, मतलब सबसे पहले x का मान लिखा जाएगा, उसके बाद y का मान लिखा जाएगा। तो मुझे बताओ, अगर मुझे इससे हल लिखना है तो इसके हल को मैं कैसे लिखूं? देखो इसमें x कितना है, y कितना है। पहले x लिखेंगे फिर y लिखेंगे। 0,6, बिल्कुल इसको हम लिखेंगे 0,6। अगर आपने इसको गलती से भी 6,0 लिख दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। निकाला बेशक सही हो, पर अगर 6,0 लिख दिया तो फिर आपका आंसर गलत है, क्योंकि जब भी लिखना है हमेशा x निर्देशांक को पहले लिखना है, x की वैल्यू को पहले लिखना है, y की वैल्यू को हमेशा बाद में लिखना है। ठीक है, चलो यहाँ पे बताओ इसका हल कैसे लिखूं? ठीक है, 2,4। आगे वाले का बताओ, आगे वाले का हल कैसे लिखूं? 6,0 0,6। ध्यान से देखो, पहले x की वैल्यू, हाँ पहले x की वैल्यू मतलब कि 6, फिर y की वैल्यू मतलब कि 0, तो इसका आंसर होगा 6,0। ठीक है, चलो आगे बताओ, आगे वाले का कैसे लिखूं हल? 1,5। ओहो, रुको गलत लिख दिया यहाँ पे x 5, आएगा। ठीक है, 5, और आखिरी वाला 3,3। 3,3, बिल्कुल ठीक, 3,3 बिल्कुल ठीक। तो हमेशा पहले x वाला पहले लिखना है, y वाला हमेशा बाद में लिखना है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने लिख दिया 0,6, 2,4, 6,0, 4,2, 3,3। इसका मतलब है अगर आपको कहीं पे लिख के दिया हो 4,2 तो समझ जाना x का 4 और y का 2। ठीक है, अब ये आपसे पूछ रहे हैं कि इसी तरह से सोच सोच के, क्या हो गया? एक बार फिर सुंदर में। हाँ ठीक है, फिर समझते हैं। देखो यहाँ पे हमने सीखा कि कभी भी आपको हल लिखना होता है, पहले तो हमने एक्स वाई की वैल्यू निकाली, एक्स वाई की वैल्यू निकाली, तो उसके बाद हमने हल लिखना है। तो हल लिखने के लिए हमेशा पहले एक्स का मान लिखेंगे, बाद में वाई का मान लिखेंगे। कभी भी उल्टा नहीं करना है कि वाई पहले लिख दिया और एक्स बाद में लिख दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स 0 था, वाई 6 था, तो पहले एक्स लिखो x 0, बाद में y लिखो y 6, तो इसका हल होगा 0,6। उसके बाद यहाँ पे x 2 है, y 4 है, तो इसका हल होगा 2,4, क्योंकि x पहले लिखना पड़ता है, y बाद में लिखते हैं। उसके बाद ये देखो तो y 0 x 6, तो पहले x लिखना है तो पहले 6 लिखा, फिर y लिखना है तो बाद में 0 लिखा। यहाँ पे y 1 x 5, पहले x लिखना है तो 5 पहले लिखेंगे, 1 बाद में लिखेंगे क्योंकि y बाद में लिखते हैं। हाँ मैं स्क्रीन नहीं आ रही है। ओके बेटा, अभी शेयर करती हूँ। और ये अंत में 3,3, क्योंकि x भी 3 था और y भी 3 था। ठीक है, अभी कोई डाउट प्रियंका? नो मैम। ओके, अच्छा बस 1 मिनट मुझे स्क्रीन शेयर करने दीजिए, तब तक सवाल सुन लो। सवाल आपसे पूछा है कि ये जो अभी हम सोच सोच के निकाल रहे हैं ना, कि x की जगह पे इतना भर दो, y इतना आ जाएगा, x की जगह पे वो भर दो, y इतना आ जाएगा, ऐसे करते करते हम कितने हल निकाल सकते हैं किसी भी समीकरण के? 5, 10, 15, कितने हल निकाल सकते हैं? सोचो बताओ। अनेकों मैम। बिल्कुल, हम अनगिनत हल निकाल सकते हैं इस विधि से, क्योंकि आप संख्या भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, x की जगह पे आपको y का मान मिलता ही जाएगा। किसी एक चर का आपने मान भरते जाना है और दूसरे चर का मान आपको मिलता ही जाएगा। तो ऐसे आप तब तक कर सकते हो जहां तक आपको गिनती आती है, वहां तक आप जो है वो निकाल सकते हो इसके वैल्यू को। और गिनती तो भाई अनगिनत होती है, तो मतलब इसके जो हल होंगे वो भी अनगिनत हल होंगे। क्योंकि मान लो अगर मैं कहूं कि x की जगह पर 100 है, ठीक है,
तो y का मान कितना आएगा? ऐसा तो है नहीं कि y का मान आएगा ही नहीं, y का मान तो आएगा, हर बार आएगा। जितनी बार x को भरोगे उतनी बार y भी कुछ ना कुछ आएगा। तो y को छोड़ दिया अकेला, 100 को ले गए बराबर के उस पार, 6 माइनस 100, तो y कितना आ गया? 96 है। 96 है। अच्छे से देखो, माइनस का 96 है। 96 कैसे? माइनस का 94, 94 में 6 जोड़ोगे तभी तो 100 आएगा ना। 96 में 4 जोड़ोगे तब 100 आता है। 96 में 4 जोड़े तब 100, 94 में 6 जोड़ोगे तब 100, है ना। तो इसलिए तो देखो y का मान आ गया। तो ऐसे आप x की जगह पे कुछ भी भर दो, कोई भी संख्या भर दो, पक्का y की जगह पे भी कोई ना कोई संख्या आएगी ही आएगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि इसके हम अनगिनत या फिर अनेक हल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हमको कुछ हल दे रखे हैं, इस समीकरण के इन्होंने हल दे रखे हैं। अब हमें इतना तो पता है कि हल दिया है तो मतलब ऐसे लिखा होगा। अगर हल दिया है तो कैसे लिखा होगा? जो चीज पहले लिखी है वो पक्का x की होगी, जो चीज बाद में लिखी है वो पक्का y की होगी। ठीक है, तो हमें दिया है 0,6। यहाँ पे x कितने के बराबर है? 0 के बराबर। y कितने के बराबर है? 6 के बराबर। हमने इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, इसका हमने ग्राफ बनाना है। तो जब भी ऐसा होता है कि आपका जो एक पॉइंट है वो 0 हो जाता है, तो क्या करते हैं हम? इसको नहीं देखेंगे। देखो x तो 0 हो गया ना, इसको तो अब नहीं ले सकते, लेकिन y का मान 6 है। y का मान कितना है? 6 है। तो मतलब हमारा जो ग्राफ बनेगा वो y अक्ष पर बनेगा। देखो x अक्ष, y अक्ष, ये सब कुछ हमने पिछले क्लास में सीखा था, है ना, पिछले से पिछले क्लास में सीखा था। तो इसलिए इसको याद रखना, इसको भूलना मत। x अगर 0 है तो x को अब हम नहीं ले सकते, x अक्ष के ऊपर अब कुछ नहीं आएगा। y अक्ष के ऊपर y का जो 6 है, देखो y का जो 6 है यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, y का कितना? y का 6 कहां पर है? यहाँ पर है। तो यहाँ मैंने बिंदु लगा दिया, ये मेरा आंसर आया। इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया 0,6 का, क्योंकि x यहाँ पे 0 है, y यहाँ पर 6 है, तभी तो हम इसको ऐसे ले पाए। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगले वाले को अच्छे से देखना, याद रखना, अगर कोई चीज 0 हो जाती है तो उसको नहीं देखते हैं, जिस अक्ष पर पॉइंट है फिर उसको ही देखना होता है। अगला है हमारे पास 2,4। तो हमने ढूंढना है x का 2, y का 4। x का 2 यहाँ पर है, मुझे मिल चुका है, ये x का 2 है। तो यहां से ऊपर की तरफ को चलो, y का 4 बोला है तो y के 4 से आगे की तरफ को चलो। जहां पर भी ये दोनों टकरा जाएंगे वहां पर आपने एक बिंदु लगा देना है और बोलना है कि ये हमारा पॉइंट है 2,4। x का 2, y का 4। x से ऊपर की तरफ को आओ, y से आगे की तरफ को जाओ, जहां पे भी इनकी टक्कर हो गई बस वो पॉइंट हमारा बन गया। चलो 2,4 भी हो गया। अब बात करते हैं 6,0 की। अब इसका आंसर बताओ, इसका आंसर किस अक्ष पे आएगा और कितने पे आएगा? जल्दी। x पे आएगा। x के कितने पर? 6 पर। मैं 6 पर, बिल्कुल, क्योंकि मैंने अभी तो बताया अगर कोई अक्ष 0 हो जाता है तो उसको हम नहीं देखते, ना ही उसको हम ले सकते। तो अब आंसर क्या होगा? तो जो बचा है, जिसके पास मान है, जैसे कि x के पास वैल्यू है 6, x के 6 पर ही आपका आंसर जो है वो आएगा। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया इसका नाम 6,0। पॉइंट लिखते हुए भी ध्यान देना है, जैसा लिखा है वैसे लिखना है। ठीक है, अगला है 4,2। तो मतलब हमने x का लेना है 4 और y का लेना है 2। तो x का 4 ढूंढते हैं, y का 2 ढूंढते हैं। x का जो 4 है वो यहाँ पर है तो ये ऊपर को जाएगा यहाँ से। y का जो 2 है वो यहाँ पर है तो ये सामने आगे की तरफ को जाएगा। जिस पॉइंट पर ये दोनों टकराए उसको हम एक बिंदु बना देंगे वहां पर और कहेंगे कि ये हमारा पॉइंट है। तो ये हमारा पॉइंट यहाँ पे हमें मिल गया। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है 4,2 कि ये बना है x के 4 से और y के 2 से। आखिरी पॉइंट है 3,3। तो देखो x का भी 3, y का भी 3। x का 3 तो भाई यहाँ पर है, ऊपर को जाएंगे,
y का 3 यहाँ पर है, आगे को आएंगे, जहां पे दोनों टकराए वहां पे एक बिंदु बना देंगे और ये हमें पॉइंट मिल गया है 3,3 का। ठीक है, अब जब हम इन सभी पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो हमारी जो रेखा आएगी वो बिल्कुल ऐसी सीधी रेखा आएगी, सरल रेखा आएगी। तो मुझसे कभी सीधी रेखा ही नहीं बनती, पर आपसे बन जाएगी। ठीक है, आप अच्छे से बनाना ऐसे, बिल्कुल। पोल में क्वेश्चन करेंगे बेटा, पहले सीखो यहाँ पे, पहले आपको यहाँ पे एक चीज, जरूरी चीज सीखनी है, फिर हम पोल में क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने जो सीखनी है, ध्यान से सुननी है, समझनी है, उसको ध्यान से सुनो कि ये जो हरे रंग की रेखा है ये ग्राफ की रेखा है। ये जो कैसे रंग की रेखा है, हरे रंग की रेखा है, इसको हम कहते हैं ग्राफ की रेखा। अब जो हमारा समीकरण है, जिस समीकरण का ये ग्राफ है, वो समीकरण है x + y = 6। तो ग्राफ की रेखा पर जितने भी बिंदु हैं, ठीक है, ग्राफ की रेखा कौन सी है भाई, हरी वाली है, तो हरी वाली रेखा के ऊपर जितने भी बिंदु आपको बनते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि एक बिंदु ये, दूसरा बिंदु ये, तीसरा बिंदु ये, चौथा बिंदु ये और पांचवा बिंदु ये, तो ये पांचों ही पांचों इस समीकरण के हल हैं, इसलिए ये ग्राफ की रेखा पे आ रहे हैं। ये क्या है, ये पांचों की पांचों चीजें क्या है, ये समीकरण के हल है, इसलिए ये ग्राफ की रेखा पे आ रहे हैं। अगर कोई पॉइंट समीकरण का हल नहीं होता तो वो पॉइंट ग्राफ के ऊपर भी नहीं आता है। ठीक है, अगर कोई पॉइंट समीकरण का हल नहीं होता तो वो ग्राफ पे भी नहीं आता। चलो इसको ट्राई करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा x + y = 6। मैंने क्या किया, मैंने x को भी 1 माना, y को भी 1 माना, बराबर में इसके 6 था, लेकिन जब मैंने 1 में 1 जोड़ा तो मेरा यहाँ पे आया 2, बराबर में था 6। ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं आ पाए, तो मतलब जो मैंने x का मान लिया है, y का मान लिया है, वो इसका हल नहीं है। तो देखो x का 1 यहाँ पर, y का 1 यहाँ पर, तो बिंदु हमारा बन रहा है 1,1 यहाँ पर। और ये जो बिंदु बन रहा है, क्या ये ग्राफ की रेखा पे आ रहा है? देखो जरा, ग्राफ की रेखा तो हरी वाली है, क्या हरी वाली रेखा पे 1,1 बिंदु आया? नो मैम। नहीं आया, ये तो कहीं कोने में आया है, कहीं कोने में आया। तो हम समझ गए कि जो हल नहीं होता है वो ग्राफ की रेखा पे नहीं आता है, और अगर कोई चीज ग्राफ की रेखा पे आ रही है तो पक्का वो इस समीकरण का हल होगी, तभी वो ग्राफ की रेखा पे आ रही है। ठीक है, तो बस इस बात को अगर याद रखोगे तो पोल का क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाओगे। तो ये हमने कर लिया, आगे बढ़ते हैं। चलो अब यहाँ पे ये ग्राफ की रेखा लाल रंग की है, लाल रंग पे 1 2 3 4 5 6 बिंदु हैं। ये 6 के 6 बिंदु इस ग्राफ की रेखा पे आ रहे हैं, इस ग्राफ की रेखा के ऊपर आ रहे हैं, तो मतलब ये इसके हल है। ठीक है, मतलब ये इसके हल है, सिंपल। जो ग्राफ की रेखा पे आता है वो इसका हल होता है। चलो अब बताओ कि क्या x - y बराबर है 2 के आलेख पे जो ये बिंदु खड़े हैं, इस हरे रंग की ग्राफ की रेखा पे जो ये लाल रंग के 1 2 3 4 5 6 7 बिंदु खड़े हैं, क्या ये इसके हल हैं? यस मैम। यस मैम। ठीक है, देखो बिंदु तो ठीक है, ये देखो ये 5 तो है, ये हल है। क्या ये जो 2 बिंदु हैं ये भी इसके हल है? नो मैम। नो मैम। पक्का? नो मैम। यस मैम। नहीं है। और क्या ये बिंदु और ये बिंदु ग्राफ की रेखा के ऊपर आ रहे हैं? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नहीं आ रहे, है ना, क्योंकि रेखा तो हरे रंग की है ना। अगर ये इस पे आते तो बिंदु इस रेखा के ऊपर बनते, पर ये तो इधर उधर कोने में बने हैं, तो ये इसके हल नहीं है। चेक कर लेते हैं कि ग्राफ की रेखा पे जो बिंदु आता है सच में हल होता है कि नहीं होता है। तो मैंने बिंदु उठाया -1 -3, जो कि यहाँ कोने में पड़ा था, ये वाला बिंदु मैंने उठाया। मैंने चेक करना है कि सच में इसका हल है कि नहीं है। तो मैंने अपना समीकरण लिखा। समीकरण में जो पहले लिखा है मुझे पता है ये x होता है, और बाद में लिखा ये y होता है। तो मैंने x की जगह पे -1 लिखा, y की जगह पे -3 लिखा, बराबर में इसके 2 था। मैंने इसको हल किया, -1 + 3 बराबर में 2 था। इसको हल करने पर भी 2 आया, बराबर में भी 2 था। तो हम कहेंगे हाँ, ये वाला जो बिंदु है ये इसका हल है। ठीक है,
चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सारे रैखिक समीकरण का आलेख सीधी रेखा होती है, ये भी ध्यान रखना। जितने भी रैखिक समीकरण है उन सभी का जो ग्राफ बनता है वो हमेशा सीधा होता है। अच्छा, दो चर वाले रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित प्रत्येक बिंदु रैखिक समीकरण का एक हल होता है। जो आपका समीकरण है उस पे जितने भी बिंदु आ रहे हैं वो सभी समीकरण के हल हैं, नंबर 1। और नंबर 2 कि जितने भी बिंदु उस रेखा के ऊपर आते हैं या जितने भी हल रैखिक समीकरण के होते हैं वो पक्का ग्राफ पे आएंगे। देखो यहाँ पे दो चीजें बोली है। पहली चीज, अगर ग्राफ पे बिंदु आया तो वो उसका हल है। नंबर 2, अगर हल है तो ग्राफ पे आएगा ही आएगा। सिंपल, बिल्कुल सिंपल चीज बोली है। तो एक ऐसी क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे फटाफट से, फिर हम क्वेश्चन करेंगे पोल में। ग्राफ की रेखा है काले रंग की और कुछ बिंदु बना रही हूं मैं। याद रखना, ग्राफ की रेखा है काले रंग की। ये बिंदु है 1,1, ये बिंदु है 5,0, ये बिंदु है -3,0, ये बिंदु है -5, -4। मुझे बताओ कौन सा बिंदु है जो ग्राफ की रेखा के ऊपर नहीं आ रहा है? ठीक है, -3,0 ग्राफ की रेखा पे नहीं आ रहा। बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि ग्राफ की रेखा काली है, काली रेखा के ऊपर नहीं है तो नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो अभी लगभग सभी ने सही आंसर ही बोला था। तो अभी के लिए एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं पोल में। अच्छे से करना, जल्दबाजी में गलत मत करना। जैसे 1 मिनट रुको। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है। पहले मैं ग्राफ की रेखा फटाफट से बना लेती हूँ और बिंदु भी बना देती हूँ। तो ये जो रेखा आपको दिख रही है, आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? बाकी बच्चों को आ रही है मेरी आवाज? यस मैम। ठीक है बेटे, एक बार क्लास को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करो। है शायद। देखो ये है ग्राफ की रेखा। क्या हो गया? यह ग्राफ की रेखा हरे रंग की, इस पर एक पॉइंट है 2,0। दूसरा एक पॉइंट इस ग्राफ पे बना है 0,-1 का। एक और पॉइंट इस ग्राफ पे बना है 0,2। तो आपसे पूछा है, पॉइंट खुद ढूंढना भाई, मैं नहीं बताऊंगी। आपको पूछा है जो पॉइंट है, बिंदु है 0,2, क्या वो ग्राफ की रेखा पे आ रहा है? अगर आपको लगता है 0,2 ग्राफ की रेखा पे आ रहा है तो जाओ ऑप्शन नंबर ए पे टिक करो। अगर आपको लगता है कि नहीं वो ग्राफ की रेखा पे नहीं आ रहा तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक करो। ठीक है, जिसका जो भी आंसर है वो अपना आंसर पोल सेक्शन में जाके दे सकते हैं। ग्राफ की रेखा की बात कर रहे हैं, ये ग्राफ की बात नहीं कर रहे, ये ग्राफ की रेखा है। तो यस बोलो, अगर नहीं आ रहा तो फिर बी पे टिक कर दो, अगर आ रहा है तो ए पे टिक कर दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, पर ध्यान से देख लो, ग्राफ को अच्छे से देख लो, उसके बाद ही आंसर डिसाइड करना है। बिंदु का नाम है 0,2। उस बिंदु को ढूंढो कि है कहां पे भाई वो बिंदु। ठीक है, फिर पता लगाओ कि वो ग्राफ की रेखा पे है कि नहीं है। बस इतना सा काम करना है, सिंपल। 21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास 35 बच्चे हैं। अभी कुछ बच्चे गलत भी कर रहे हैं। आराम से देखो ना, ध्यान से देखो। ग्राफ की रेखा कहाँ है वो देखो, बिंदु कहाँ है 0,2 वो देखो। अगर लगता है रेखा के ऊपर है तो फिर यस करो। अगर लगता है कि रेखा के ऊपर नहीं है, रेखा से इधर उधर कहीं भटक रहा है, तो फिर बी पे टिक करो। मैम। ओके बच्चों, जिनका हो चुका है वेरी गुड। 26 बच्चों ने आंसर कर दिया। हैंड रेज करो, चलो फटाफट से हैंड रेज करो। जिसने आंसर कर दिया है वो हैंड रेज करो।
महिमा, पुष्पा, पूजा, अंजलि, शिल्पी, कीर्ति, रितिका, पलक, शबनम, सतीश, वंदना, साहिल। बच्चों अगर आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कीजिए, नहीं दिया है तो आंसर दे दीजिए। अंकित, सतीश आपका बेटा हैंड रेज नहीं है। कीर्ति, शिल्पी आपका बच्चों हैंड रेज नहीं है। मैम कर रहा हूँ रोहित, मैं। अच्छा कर रहे हो, ठीक है। रोहित, शबनम, साहिल, पुष्पा, पूजा, अंजलि। हाँ, जिन्होंने नहीं किया आराम से कर लो, जल्दबाजी किसी चीज की नहीं है। अच्छे से देखो, पॉइंट बोला है 0,2 और आपको बोला है कि वो ग्राफ की रेखा पे आया कि नहीं आया, बस इतना पूछा है। अगर आपको लगता है आया तो ए पे टिक करो, लगता है नहीं आया तो बी पे टिक करो। चलिए, 33 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, वेरी गुड। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, तो अभी के लिए 10 सेकेंड्स का वेट करो। कर दिया सभी ने, अभी कर रहे हो? ठीक है, अभी करते हैं 10 सेकेंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है अपना आंसर पोल सेक्शन में जाके कर देना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। सतीश आपने किया अभी कि नहीं किया? अच्छा कर दिया है। 1। तो चलिए भाई, अभी के लिए करते हैं हम पोल को एंड, और इसका रिजल्ट देख सकते हो आप पोल सेक्शन में, आंसर देख सकते हो चैट बॉक्स में है। इतना आसान क्वेश्चन फिर भी ऐसे गलत गलत करते रहते हो। मैंने क्या बताया था? ग्राफ की रेखा। बताओ ग्राफ की रेखा किस कलर की है? ग्राफ की रेखा है हरे रंग की। इस हरे रंग पे क्या 0,2 वाला बिंदु है? आप बोलोगे हाँ ये तो लिखा है। ध्यान से पढ़ो, ध्यान से। इतना बड़ा बड़ा मैंने इसलिए तो लिखा था, इसलिए तो मैंने इतना बड़ा करके लिखा था। ये बिंदु, हाँ ये बिंदु है 2,0 और ये बिंदु है 0,2। तो आपसे पूछा था इस वाले बिंदु के बारे में कि ये ग्राफ की रेखा पे है कि नहीं है। तो ग्राफ की रेखा तो हरे रंग की है, हरे रंग की रेखा पे तो भाई ये बिंदु है नहीं, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होना था, ना कि ऑप्शन नंबर ए। अभी समझ आया? जिसका भी गलत हुआ, अभी अगला क्वेश्चन ठीक करोगे कि अगला भी गलत करोगे? ग्राफ की रेखा को, ग्राफ की रेखा देखा करो सिर्फ, कि रेखा पे बिंदु कौन कौन है, कौन कौन नहीं है, और बिंदु को पढ़ना भी अच्छे से है। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ऑप्शन नंबर बी अभी के लिए राइट आंसर है, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। चैट मैंने कर दी है ऑफ, और 1 मिनट रुकना। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ध्यान से करना, अब गड़बड़ मत करना। ग्राफ की रेखा फिर से बना रही हूं। ये जो लाल रंग की रेखा है ये ग्राफ की है। कौन सी रेखा? ये जो लाल रंग की आपको रेखा दिख रही है इतनी बड़ी, ये ग्राफ की है। इसके ऊपर जो पहला, ऊपर नहीं मैं बस पॉइंट लिखूंगी, ये पॉइंट है 2,1, ये पॉइंट है 1,0, ये पॉइंट है 0,-1। ठीक है, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे बना के लिख दिए बड़े बड़े, ताकि आपको दूर से ही दिख जाए। और एक पॉइंट यहाँ भी बना है। मैम क्या बताना है इनमें? हाँ बेटा बताऊंगी, अभी पहले इसको लिख लेते हैं। और ये पॉइंट है 3,0। अब इन पॉइंट्स को अच्छे से देख लीजिए। आपको सवाल में पूछा है, आपको सवाल में पूछा है कि ये एक आलेख है इस समीकरण का। बताओ कि इस आलेख, इस समीकरण के ग्राफ की रेखा पर कौन सा पॉइंट है जो स्थित नहीं है? इस ग्राफ की रेखा के ऊपर कौन सा पॉइंट नहीं बना है? हाँ अभी बोल दिख जाएगा। कौन सा पॉइंट नहीं बना है उसको आपने ढूंढना है अच्छे से, और अपना आंसर देना है पोल में बिना जल्दबाजी के, आराम से सोच समझ के। हाँ जिनका आंसर हो चुका है, वेरी गुड वेरी गुड, डन मैम। ओके। हाँ जिनका भी हो चुका है वेरी गुड, अच्छे से करो, बिल्कुल ध्यान से करो।
जल्दबाजी में गलत कर देते हो ना एक आधे क्वेश्चन, फिर आपका पोल रिजल्ट में नाम नहीं आता। अभी देखो इस क्वेश्चन को इतने सारे बच्चों ने सही किया, पीछे वाले क्वेश्चन को गलत कर दिया, है ना, तो इसलिए फिर पोल रिजल्ट में एक ही आपका आंसर सही माना जाएगा। तो इसलिए अच्छे से सुना करो, जो भी समझाते हैं अच्छे से सुना करो, बिल्कुल सिंपल सवाल होते हैं, ठीक है। और ना समझ आए तो पूछा करो, ठीक है, पोल क्वेश्चन से करो, क्योंकि पोल का क्वेश्चन तब तक नहीं करना होता है जब तक सभी को समझ नहीं आता। पोल का क्वेश्चन करते ही तब है जब सभी समझ जाए। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मैं अभी पोल का क्वेश्चन नहीं कर सकती, नहीं कर सकता, तो बिल्कुल बोला करो कि एक बार फिर समझा दो या एक और क्वेश्चन करा दो, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। तो चलिए, वेरी गुड, 25 बच्चों ने अपने जवाब दे दिए हैं, बहुत बढ़िया। क्लास में हमारे पास हैं 32 बच्चे, तो अभी 7 बच्चे रहते हैं। फटाफट से आंसर कीजिए भाई, किस किसने आंसर नहीं किया है, बिल्कुल सिंपल सवाल है। ग्राफ की रेखा दी है, ग्राफ की रेखा पे कौन सा बिंदु नहीं आ रहा उसको ढूंढो, उसको पहचानो और अपना आंसर पोल सेक्शन में जाके दे दो। 9:27 पे मैं पोल को एंड करना स्टार्ट कर दूंगी, तो तब तक के लिए जिस बच्चे ने आंसर नहीं किया है अपना आंसर कर लेना। डन मैम। ओके, तो 27 हो ही चुके हैं वैसे, तो करते हैं अभी 10 सेकेंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो इस बार बहुत से बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर था, जो कि है 3,0। बिल्कुल, क्यों, क्योंकि ये देखो तो ये यहाँ कोने में बना है, ये ग्राफ की रेखा सॉरी ग्राफ की रेखा यहाँ पर होती है, ये ग्राफ की रेखा के ऊपर नहीं है, ये ग्राफ की रेखा से दूर है, काफी दूर है। तो हम कहेंगे ये जो पॉइंट है 3,0 ये ग्राफ की रेखा के ऊपर नहीं आ रहा है। बाकी अगर बात करें 2,1 तो देखो 2,1 तो यहाँ पर है, बात करें 1,0 तो 1,0 यहाँ पर है, बात करें 0.-1 तो यहाँ पर है, ठीक है। और तो क्वेश्चन नहीं हो सकते क्योंकि इसमें इतने ही क्वेश्चंस हैं और पोल के क्वेश्चन नहीं है। तो बाकी क्वेश्चन हम करेंगे अब अगली क्लास में, तब तक अभी के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए किसी बच्चे को कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक पर, किसी भी क्वेश्चन में, तो पूछ सकते हो, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। और ध्यान रखना बुधवार की आपको छुट्टी है, बुधवार को राखी है, उस दिन क्लास नहीं लगेगी। अब आपकी अगली क्लास जो है वो शुक्रवार को ही लगेगी। तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपने अगली क्लास में जो कि शुक्रवार को है।